अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही दर्दनाक है। बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, केपी इस वक्त जल रहा है। ये और बात है कि हमें उस तरह से इसका एहसास नहीं हो रहा, हमारी गवर्नमेंट उस तरह से एक्ट नहीं कर रही, हमारी अपोजिशन इस दर्द को उस तरह से फील नहीं कर रही जो इस वक्त वहां के लोग जो मौजूद है, जो आम आवाम है, जो आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, वो इस वक्त कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ पिछले 24 घंटे की अगर दास्तान अगर बताता जाऊं तो उसके अंदर गवादर का इलाका कलमत है, जहां पे 6 लोगों को शहीद कर दिया फायरिंग करके, जो कि गवादर से जा रहे थे। और उसके बाद कोयटा में एक धमाका हो जाता है, पुलिस वैन के पास 3 शहादतें उसमें हो जाती हैं। अभी एक आपको अपडेट देंगे कि अभी एक और धमाका केपी वाली साइड पे हो चुका है। दूसरी साइड पे हमारी फोर्सेस बिल्कुल एक्ट कर रही हैं, ख्वारिज को मारा जा रहा है, लेकिन हम नेशनल कंसेंसस अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी साइड पे जना पता चलता है जी अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपना एक पूरा काफिला लेकर रवाना होने के लिए तैयार हैं, और आज पता नहीं वो क्या करेंगे इस सिलसिले में। ये भी एक सिलसिला एक कड़ी है इसके अंदर। लेकिन एक चीज जो खुल के सामने आ गई है वो ये है कि बीएलए और मारंग का आपसे रिश्ता क्या है। ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब दोनों सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर खौफनाक किस्म के बम धमाके भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी हो रही है और साथ साथ ऑपरेशन भी चल रहे हैं। अभी जो जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो एक खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 जगहों पे 4 ऑपरेशन हुए हैं, बल्कि 3 जगहों पे 4 ऑपरेशन हुए हैं, और उस ऑपरेशन में 11 खारजी जो हैं वो हलाक हो गए, मार दिए गए। तो वो ईद के लिए प्लान कर रहे थे कि ईद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाना है। ये जो इलाके हैं, शमाली वजीरिस्तान का मीर अली है, फिर मिरान शाह है, फिर डेरा इस्माइल खान का इलाका दरबंद है। तो वहाँ पर मुसलसल ऑपरेशन चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बल्कि अगर आप DI खान जाके देखें तो आपको इंतहाई अफसोस होता है कि शाम 5 बजे के बाद पूरा शहर बंद हो जाता है। जो पुलिस स्टेशन हैं वो फैरान हो जाते हैं, चौकियों के अंदर जो लोग हैं वो चौकियां खाली करके चले जाते हैं, और फिर शहर के अंदर गुंडे फिर रहे होते हैं, दहशतगर्द फिर रहे होते हैं, और वो गाड़ियां रोक के उन लोगों के साथ बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, उनसे चीज़ें भी छीन रहे होते हैं, और वो धंधराते फिरते हैं शहर के अंदर। और ये वो शहर है जिसके अंदर 3 बड़ी शख्सियात रहती हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, दूसरे गवर्नर साहब, और तीसरे CM साहब। तो तीनों बड़ी शख्सियात खैबर पख्तूनख्वा की जो एक शहर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन शहर की हालत ये है कि शाम 5 बजे के बाद वहाँ जो दहशतगर्द है उनका गलबा होता है, उनके कंट्रोल में चला जाता है शहर। तो अब दूसरी साइड पे बलूचिस्तान है, जैसे आपने खुद फरमाया कि गवादर जो है वो कल सारी रात वहाँ फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। फिर वहाँ पे लेवी की एक पोस्ट थी, उसको भी निशाना बनाया गया, वहाँ पे भी फायर किया गया। फिर लेवी की गाड़ी एक जला दी गई। फिर वहाँ पे 3 बड़ी गाड़ियाँ जिसके अंदर खाद जा रही थी अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर पोर्ट है, और पोर्ट से जब खाद वगैरह इस टाइप का सामान उतरता है तो वो सीधा अफगानिस्तान भी जाता है। उनको रोक के उनको आग लगा दी गई, और वो सारी रात वहाँ पे एक अलाव चल रहा था, और साथ यूरिया खाद की जो बू फैली हुई थी पूरे इलाके में। फिर इसके अलावा बहुत सारे इलाके जो बलूचिस्तान के हैं वहाँ पे सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी। फिर वहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उन सब पे शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उनको गोली मारी जा रही थी। 3 लोगों को अपने साथ ले गए, जो खबर इससे ज़्यादा खौफनाक है कि पता नहीं कौन लोग हैं जिनको वो अपने साथ ले गए। तो 9 शहादतें। कोयटा के अंदर जो है पुलिस वैन के करीब एक बम धमाका हुआ और उसमें 3 लोग शहीद हो गए। 21 लोग जख्मी हैं इस वक्त भी कोयटा शहर के, जो वहाँ पुलिस वैन के पास थे। तो ये है सूरत हाल वहाँ पे बलूचिस्तान में। और आज ज़ाहिर है अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च भी शुरू होगा। तो ये ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही थी कि जब अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च हो तो उससे पहले सिक्योरिटी एजेंसी जो उन सबको दीवार के साथ लगा दिया जाए, और फिर मारंग बलोच के लिए ज़ाहिर है अख्तर मेंगल साहब निकलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है, अल्लाह ताला का मुआज़ा है कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो किसके लिए बाहर आ रहे हैं। और एक वक्त था कि ये सब लोग उनको कबूल भी नहीं करते थे, वो भी इनको कबूल नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सरदार भी उसके साथ मिल रहे हैं। तो बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी आपके सामने। अब ये ईद जो है अल्लाह ताला बड़े तरीके से गुजार दे तो बड़ी अच्छी बात है, अमन से गुजार दे तो बहुत ही उसका रहम और करम है, वरना हालात बहुत ख़राब हैं। इसके साथ साथ फ़र्क जो ज़्यादा हालात की ख़राबी है वो सियासतदानों का रवैया है। अब हम ये कह सकते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी, इस्टेब्लिशमेंट की तो जिम्मेदारी होती है, सारे स्टेट वही होती है, और ये लोग आते हैं चले जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट वहीं पर रहती है, सिस्टम तो वहीं पर रहता है, उसमें नए लोग आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस वक्त इनके हाथ में है, इन सियासतदानों के, और मैकेनिज्म इन्होंने बनाना है, लोगों को इकट्ठा इन्होंने करना है, एक कंसेंसस इन्होंने क्रिएट करना है, फोकस इन्होंने करना है। तो वो एक फोकस की कमी नजर आ रही है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ लड़ रही है, गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माजी खोल के बैठी हुई है। संजीदगी दोनों साइडों पर नजर नहीं आ रही। और बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त डिवाइडेड भी है, और वहाँ पे तूफान भी है, वहाँ पे खून भी है, वहाँ पे लाशें भी हैं। अब इस चीज़ को समेटने के लिए एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आ रहा, जो उससे ज़्यादा इस दहशतगर्दी से ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। ठीक है। और जो साहब ये जो अभी एक्शंस तेज हो गए हैं, इसके लिंक आपको मारंग के साथ महसूस हो रहा है कि जिस तरह से उसे पकड़ा गया तो उसके बाद बीएलए ने अपनी एक्टिविटीज ज़्यादा कर दी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाफर एक्सप्रेस के बाद जो अब तक के वाक़यात उन सब का एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि पूरा एक प्लान किया गया था कि पहले ये किया जाएगा कि जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया जाएगा, उसे अगवा किया जाएगा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर बलूचिस्तान के वहाँ पर अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे, फिर कोयटा शहर के अंदर ये होगा, फिर मारंग बलोच निकलेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो लोग हैं उन सबको बेदार किया जाएगा और सब लोग सड़कों पर आएंगे, और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से प्रेशराइज किया जाएगा
जाएगा पाकिस्तान को। तो ये एक पूरा प्लान है और जाफर एक्सप्रेस जो है उस प्लान का हिस्सा थी कि वहीं से ये सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये डिज़ाइंड है, ऐसा नहीं है कि अचानक ये वाक़या हो गया तो उसके बाद ये सारी चीज़ें कल्टिवेट हो गई और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक प्लान था और इस प्लान का मकसद जो है वो इस रमज़ान के अंदर पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को एम्बैरेस करना था। ठीक है, चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई की तो हो गई है जी खराब। ये क्यों हम कह रहे हैं ये भी आपको डिटेल से स्टोरी बताएंगे। और ये एक कहते हैं छनकना बजाना पंजाबी में, तो एक छनकना बजाया, ये कहाँ बजाया, किसने बजाया, क्यों बजाया, ये डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि वो जुमेरात का दिन था कल और ये इस हफ्ते का आखिरी दिन है मुलाकात का। उसके बाद तो ईद है, ईद की छुट्टियों के बाद जब दोबारा दफ्तर खुलेंगे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकेंगे। तो ये लास्ट डे था मुलाकात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये थी कि इनके लीडर्स वहाँ पे जाएं और जाके इमरान खान साहब के साथ बात करें और उनके बाद वहाँ से लाहेमल लें कि ईद के बाद हमने करना क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद सारी सड़कें गर्म हो जाएंगी। तो ये गरमाइश लेने के लिए, ये गरमाइश का प्लान लेने के लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहते थे। उससे पहले ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक हुक्म जारी किया था कि सलमान अकबर राजा साहब की जो फहरिस्त होगी उसके मुताबिक लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब के साथ। तो राजा साहब ने एक फहरिस्त दे दी जिसमें ज़ाहिर लोग ये पहुँच गए, उमर अयूब साहब भी वहाँ पे पहुँच गए, जुनैद अकबर भी वहाँ पे पहुँच गए, फिर ये एक राजा नासिर अब्बास भी वहाँ पे पहुँच गए, फिर उसके साथ हामिद रज़ा भी वहाँ पे पहुँच गए, सारे लोग ही पहुँच गए। उन सब की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। एक तो ईद मिल लें ईद से पहले और उन्हें ये बताएं कि हम आपको भूले नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईद के दिनों में हमारे लिए क्या हुक्म है कि क्या हमने 3 दिन यहाँ पे धरना देना या नहीं देना, और ईद के बाद हमने किस तरह गर्म करनी है सड़कें। लेकिन उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो स्टैब्लिशमेंट बड़ी समझदार है जी, या जेल की स्टैब्लिशमेंट बड़ी समझदार है। उसे अंदाज़ा है कि जब ये मिलेंगे तो इमरान खान साहब ने कहा ना कि आपने जेल के सामने धरना देना 3 दिन, तो फिर ये धरना देंगे। और अगर ये मिले तो इमरान खान साहब ने कहा ना कि फौरी तौर पर ईद के बाद आपने सड़कें गर्म करनी है, तो फिर इन्हें सड़कें गर्म करनी पड़ेंगे। तो उन्होंने मुलाकात ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा लो जी, ना होगी मुलाकात, ना बजेगी बांसुरी। मैं आपको एक और बड़ी खबर देने लगा हूं चौसा इसके अंदर। उमर अयूब साहब जो है ना, ये रूहानी शख्सियत है। अच्छा, हाँ, इन्हें कुछ चीज़ें मालूम हो जाती हैं। अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने कहा है जी कि एजेंसी ने रोका है जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात करवाने से, इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई गई। या तो एजेंसी इतनी बेवकूफ़ है कि पहले रोकती है, फिर उमर अयूब साहब को कॉल करती है और बताती है हमने रोक दिया, बेशक जाके बता दो ये हमने किया। ये क्या है? उमर अयूब साहब को कैसे पता चल जाता? बाबा उमर अयूब आप ये कह सकते हैं, वो जो थे बाबा रामदेव, तो ये बाबा उमर अयूब साहब ही हैं, पता उनको सारा चल जाता है। वैसे तो उसकी वजह भी है। वजह उनकी ये है कि इनके जो दादा थे वो फील्ड मार्शल थे, अयूब खान प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान में, मार्शल बल्कि ईजाद ही उन्होंने किया था पाकिस्तान के अंदर। इनके वालिद खुद भी फौज का हिस्सा रहे हैं, सियासत से पहले, और फिर उन्होंने फौज छोड़ी। फौज छोड़ने के बाद वो सियासत में आ गए। तो ये बेसिकली ना फौज का जो एक पंगूड़ा है उसके अंदर ही परवान चढ़े हुए हैं। फिर 2018 की गवर्नमेंट, फिर उससे पहले जो मियां नवाज शरीफ की, फिर कॉफ लीग की। उमर अयूब साहब अच्छी तरह समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है और इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक जा सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट की अगर अच्छी बात हो तो उसका क्या नतीजा निकलता है। तो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जेल के अंदर अगर मुलाकात नहीं हो रही तो सुपरिटेंडेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद न करें। तो ये उससे भी कोई बड़ी शख्सियत यहाँ पे बैठी हुई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही। तो अच्छी तरह इसको समझते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्मार्ट जमात है, इनके सारे लोग, क्योंकि इन्होंने सब ने इमरान खान को मुतमईन करना होता है, इसके अलावा इनकी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है। तो इस टाइप के बयान दे के ना बाहर के वो कर्नल साहब, ये एजेंसियाँ, वो इमरान खान को सेटिस्फाइड कर देते हैं कि देखिए हजूर हम आए थे और हम वहाँ पे खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट को लटार के वापस चले गए। तो हम देखें ना घबराते हैं, ना हम झिझकते हैं, ना हम पीछे हटते हैं, तो हम तो आपके सच्चे सिपाही हैं। तो कल उमर अयूब साहब ने थ्रू मीडिया वहाँ पे एक हाजिरी लगवा दी है और इमरान खान साहब तक ये इतला पहुँच चुकी होगी और कहेंगे क्या बात है मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। अब वो छनकना जो है ना वो फैसल चौधरी साहब ने बजा दिया है टीवी शो में, वहाँ पे लेके आगे उन्होंने कहा देखिए जी आपने मुझे बुलाया है तो मैंने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ देना है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं तो मैं छनकना ही बजा सकता हूँ, तो छनकना उन्होंने बजा के दिखा दिया। ठीक है, फैसल चौधरी की बात गलत नहीं है वैसे, क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब जो पूरी पार्टी को लेकर बैठ गए। पहले ये होता था कि लोग जाते थे, चले एक ही मुलाकात होती थी हफ्ते में, लेकिन लोग चले जाते थे, 30-40 लोग चले जाते थे, 30-40 नैरेटिव बाहर आ जाते थे, वहाँ आपको